नमस्कार साथियों, मैं सुधांशु तिवारी अद्वैत आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए प्रारंभ करते हैं आज के करंट अफेयर के इस सेशन को, जो कि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम के चलते लाइव नहीं हो पाया है। तो आज हम लोग रिकॉर्डेड वे में मिलते हैं और चर्चा करते हैं कि क्या क्या पिछले 24 घंटे में हुए हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से अनिवार्य है, और साथ ही साथ में हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि उसका बैकग्राउंड क्या है और उससे आगे भी क्या प्रभाव पड़ेंगे। हम इन चीजों को लेकर डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, अद्वैत आईएएस आपके लिए लाया है अभ्यास कार्यक्रम, जिसमें हम पूरा जनरल स्टडी यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लेवल का आप सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे करा रहे हैं, जहां पे आपको मिलता है यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लेवल के कंटेंट, वो भी बिना किसी शुल्क के, और यूपीएससी के लेवल का। और हम क्या करते हैं कि इसको समय समय पर जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं उससे लेकर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं, हम वो सारी चीजें सॉल्व करते हुए चलते हैं। इससे हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और आपको भी ये चीजें सोचने में, ये चीजें मिलाने में आसानी होती है कि क्या हम लोग जो पढ़ रहे हैं, आप कहते हैं ना कि फ्री के नाम पे कुछ भी पढ़ाए, नहीं, आपको मैं वो चीजें दे रहा हूं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर है। तो आइए जुड़िए अद्वैत आईएएस के साथ में, लाइक करिए। जो नए हमसे जुड़े हैं बच्चे, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं, और इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। जो पहला है वो एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या है न्यूनतम समर्थन मूल्य? ये क्या है कि ये सरकार द्वारा किसानों को दी गई गारंटी है। क्या है कि सरकार द्वारा किसानों को दी गई गारंटी है। क्या गारंटी है? कि अगर आप अपनी फसल को एक न्यूनतम प्राइस से नीचे न बेचिए, क्योंकि वो न्यूनतम प्राइस सरकार तय कर देती है। अगर मार्केट में इससे ऊपर आपको कुछ मिल रहा है प्राइस, तब तो आप मार्केट में जाइए, अन्यथा आप सरकार के पास आइए। सरकार आपके सारे उत्पाद को खरीद लेती है। खरीदने का काम कौन करता है? एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, खरीद करके अपने गोदामों में वो भंडारित करती है। ठीक है, ये चीजें हैं। अगर बात करें तो अभी तक भारत में 22 फसलों का हम क्या देते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो 14 खरीफ के, 6 रबी के और 2 वाणिज्यिक फसलों को। ठीक है, पैडी, जवार, बाजरा। ठीक है, ये सारी चीजें किसकी हैं? तो कहा गया खरीफ की हैं। वीट मतलब गेहूं और सरसों, ये सब किसकी हैं? ये सब है रबी की। और 2 कॉमर्शियल, तो जूट और नारियल। तो सारे कॉमर्शियल खेती को नहीं, इन्हीं 2 के जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट घोषित करती है। इस तरह से तीनों फसलों के 2 फसलें, खरीफ और रबी, और 2 जायद, इनके जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो सरकार क्या करती है? घोषित करती है। ठीक है, अब इसमें मेन चीजें क्या हैं? तो क्या क्या चीजें वो किया जाता है? तो मिनिमम 50% मार्जिन ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो उत्पादन लागत है उस पर 50% का, और जैसे उत्पादन लागत है 100 रुपए, तो उसका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 150 रुपए रखा है, यानी 50% मार्जिन ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओवरऑल डिमांड सप्लाई सिचुएशन ऑफ वेरियस क्रॉप्स। ठीक है, जो अगर सोचिए कि अभी गेहूं जो है लगातार महंगा होता चला जा रहा है, अगर सरकार गेहूं की एमएसपी न बढ़ाएगी
तो जो वर्ल्ड मार्केट में भारत के गेहूं की डिमांड है, उसका फायदा क्या किसान तक पहुंच सकेगा? नहीं पहुंच सकेगा। साथ ही में क्या ध्यान देना है? घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्राइस, ठीक है, और इंटर क्रॉप प्राइस, प्रायोरिटी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, लाइकली इफेक्ट ऑफ प्राइस पॉलिसी ऑन रेस्ट ऑफ इकोनॉमी। जो आपने जो प्राइस रखा है वो पूरी अर्थव्यवस्था को ऐसा ना हो कि डैमेज कर दे। टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को निर्धारित किया जाता है। तो आपको ये भी प्रश्न पूछा, ये प्रश्न तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसलें हैं जिनका जो है एमएसपी नहीं जारी किया जाता। तो अगर आपको उसमें जूट था तो जूट का जारी किया जाता है। कोपरा था या नारियल था, नारियल बोर्ड इसका जो है वो करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी करता है। तो आपको उस चीज को जो है भी ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं से आपको इन 2200 को ध्यान में रखना है जिनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो एमएसपी के आंकड़ों की बात करें तो रबी के मार्केट सीजन 2026-27 में जो है तथा खरीफ फसल की मार्केटिंग 2025-26 में को निर्धारित कर दिया गया है। ठीक है, अब ये है उसका एमएसपी। ठीक है, और रबी की फसलों का, खरीफ की फसलों का और व्यावसायिक फसलों का ये है एमएसपी। ठीक है, तो आपने देखा कि एमएसपी लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक, हम क्या कर रहे हैं कि 2025-26 में पिछले वर्ष की तुलना में हमने बढ़ोतरी की है, और साथ ही साथ में जो नाइजर सीड है जिसकी कीमत 820 रुपए प्रति कुंटल में बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद रागी की कीमत में 596 रुपए प्रति कुंटल की बढ़ोतरी हुई है। कपास के एमएसपी में 589 रुपए प्रति कुंटल की, और तिल के एमएसपी में 579 रुपए प्रति कुंटल की बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, किसानों का मुनाफा मार्जिन की बात करें तो सर्वाधिक मुनाफा बाजार पर मिलता है। इसका उत्पादन लागत पर 65% से ज्यादा है। इसके बाद मक्का, उड़द, बाकी फसलों पर किसानों का मार्जिन के औसत के रूप में लगभग अगर कहें तो 50% है। हाल के वर्षों में देखें तो सरकार नई अनाजों के अलावा अन्य फसलों की खेती को भी प्रोत्साहन दे रही है, जैसे दलहन, तिलहन के लिए, और मोटे अनाजों के लिए जैसे अन्न श्री योजना है। ठीक है, ये सारी चीजें चल रही हैं। अगर आप देखें तो मार्केट में भी जो है फसलों का रेट बढ़ा हुआ है। गेहूं पे आप देखें, गेहूं पर सबसे ज्यादा जो है सकल राष्ट्रीय औसत भारित उत्पादन लागत सर्वाधिक 109% मार्जिन मिल रहा है, जबकि रेपसीड और सरसों पर 93%, मसूर पर 89%, चना पर 59%, जौ पर 58% और कुसुम पर 50% का मार्जिन किसानों को मिल रहा है। मार्जिन वही जो उत्पादन लागत प्लस ऊपर। ठीक है, ये सारी चीजें। अब अगर मौजूदा खरीद प्रणाली की बात करें तो हम मोटे अनाज को भी धीरे धीरे खरीदना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम जो वर्ल्ड मिलेट ईयर मनाए हैं, मोटा अनाज दिवस मनाए हैं। ठीक है, इसके अलावा दलहन, तिलहन और सूखे नारियल को भी हम लगातार जो है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा के जरिए हम उसको भी ज्यादा उनकी खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे हम क्या कर सके, इसमें जो किसान हैं उनकी आय को बढ़ा सके। कपास और जूट के एमएसपी दरों को खरीदने का काम करता है भारतीय कपास निगम और भारतीय जूट निगम। ठीक है, एफसीआई इसके खरीदने का काम नहीं करती। ठीक है, गौरतलब है दोनों जिन्सों की किसान से खरीद की कोई अधिकतम सीमा नहीं, यानी आप जितना लेकर जाओगे आपसे खरीद लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए
पीएम आशा जिसके बारे में अभी बात की है, तो पीएम आशा योजना क्या है? किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और साथ ही उपभोक्ता बाजार में जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसको उचित मूल्य पर, उचित दर पर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसमें क्या है कि हम एमएसपी के जरिए स्कीम्स को सुचारू रूप से चलाते हैं। और इतना ही नहीं, मसलन दालों, तिलहनों और नारियल की पैदावार के समय जब बाजार कीमत एमएसपी से भी कम हो तो नाफेड और एनसीसीएफ अपने पंजीकृत किसानों से वैध जमीन रिकॉर्ड देखकर सीधे खरीद लेती है। इस कदम से किसानों को बिना किसी बिचौलिए के अपने उत्पाद को बेचना संभव हो जाता है। ठीक है, ये खत्म होने वाला था इस वर्ष, लेकिन 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 2025-26 के लिए भी इसे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि धीरे धीरे किसानों की आय बढ़ेगी। अब जब आय बढ़ेगी तो किसान धीरे धीरे क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर हो जाए, क्योंकि अब उसे खेती करने से पहले डर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, एमएसपी का जो प्राइस कैपिंग है आपको दो तरीके से देखना है। एक तो एमएसपी देखना है और एक है फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना। ये चीजें आपको देखनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप एमएसपी देखोगे तो एमएसपी एक ऐसी व्यवस्था है जो कि किसानों को उससे नीचे पैसे जो है आपको सामान खरीदने के लिए, मतलब आपके कृषि उत्पादों को बेचने के लिए रोकती है कि आप आओ हमें दे दो। ठीक, एक तो ये न्यायपूर्ण हो गया। दूसरा, मार्केट को ये बताती है कि आपको इससे नीचे नहीं खरीदना है। इससे क्या होगा? किसान अब धीरे धीरे अपने मूल्य पर बेचेगा कि अगर आप जिससे कम दोगे तो हम ले जाकर के कहाँ कर देंगे, जो है निजी सेक्टर को नहीं बेचेंगे, हम सरकार को ले आके दे देंगे। आप देखेंगे जो 2027 से पहले तक दलहन के उत्पाद में पूरी तरीके से हम आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं। और यह लक्ष्य हासिल करने के लिए वर्ष 2025 के बजट में इस बात की घोषणा की गई कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में उत्पादित अरहर, उड़द, मसूर का 100% हिस्सा किसानों से लगातार 4 वर्षों तक खरीदा जाएगा। जितना जो है खरीदेंगे वो सारे जो है हम उस राज्यों में खरीदेंगे वो सारे खरीद लेंगे एफसीआई। इस वादे की पूर्ति के लिए जो भारत सरकार ने पीएम आशा के लिए दलहन खरीद के लिए लगभग आप देखेंगे 45,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपए देने का वादा किया। 25 मार्च 2025 तक 5 राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना के किसानों से लगभग 2.46 लाख मीट्रिक टन अरहर की दाल खरीदे गए। इसमें 1.71 लाख किसानों को क्या हुआ? फायदा हुआ। ठीक है, अब देखिए हमने जो है क्या किया, दलहन और तिलहन पे क्या कर दिया है, हमने ग्रोथ इन प्रोडक्शन ऑफ पल्स। तो हमने क्या देखिए ग्रोथ हुआ कि नहीं? जब किसानों को जहां पे आमदनी की सिक्योरिटी मिलेगी वहां पे तो किसान जाएंगे। पिछले 11 वर्षों में देश में दलहन के उत्पादन के मामलों में जबरदस्त प्रगति हासिल की है। एक समय में दलहन की खेती का सबसे बड़ा जो एरिया था वो संकुचित होता था। बड़ी सीमित मात्रा में सरकार की तरफ से इसे खरीदा जाता था और आयात पर हमारी निर्भरता बहुत ज्यादा होती थी। इसके कारण जो कीमतें थी वो अक्सर जो है आसमान छुआ करती थी। हालांकि कीमतें तो अब भी आसमान छू रही हैं। अब यह दलहन क्षेत्र बढ़े उत्पाद, बढ़ी एमएसपी दर पे बड़ी मात्रा में सरकार द्वारा खरीद, आयात पर घटी निर्भरता और तुलनात्मक रूप से स्थिर मूल्यों का प्रतीक बनता दिख रहा है। बताते चले कि एमएसपी दर पर दलहन की खरीद जो वर्ष 2009 से 11 के दौरान महज 1.52 लाख मीट्रिक टन थी। 2020 से 25 के दौरान यह 82.998 लाख मीट्रिक टन हो गई, यानी लगभग 7,350% का बढ़ोतरी देखा गया। ठीक है, अब अगर धान की फसलें देखें, धान और खरीफ की फसलों में भी लगातार हमने क्या किया है, उसमें भी पैडी में भी वृद्धि हुई है। ठीक है, और खरीफ में भी वृद्धि हुई है। ठीक,
तो उत्पादन में भी वृद्धि हुई है और कुल मिलाकर जो अनाज जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें भी हमने रिकॉर्ड वृद्धि की है। आप देखेंगे कि जो लगभग 761.80 लाख मीट्रिक टन जो है हमारा खाद्यान्न पैदा होता था, वो अब 11,175 लाख मीट्रिक टन पैदा हो रहा है। ठीक है। एमएसपी पेमेंट की बात किया जाए तो जो पहले 2014-15 में 1.06 लाख करोड़ रुपए हमने एमएसपी के लिए खर्च किए। अब 3.33 लाख करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं जुलाई 2025 से जून 2025 के बीच में, 24 से जून 2025 के बीच में। यानी लगातार हम क्या कर रहे हैं, जो एमएसपी है उसका दायरा बढ़ाकर और अधिक से अधिक फसलों को खरीदना प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें जो है इससे क्या होगा कि जो किसानों का आय होगा वो बढ़ेगा, जो उनका प्रॉफिट होगा वो बढ़ेगा। यहाँ पे देखिएगा राइजिंग फार्मर्स बेनिफिट्स अंडर द एमएसपी। ठीक है। तो अगर फार्मर्स की बेनिफिट देखी जाए तो जो लगभग 1.63 जो है लाख करोड़ था किसानों को ये वो मिलता था, लाभ मिलता था, अब 1.84 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलता है। ठीक है। आप देखेंगे एमएसपी पेमेंट की बात करें तो 2.25 लाख करोड़ रुपए हम एमएसपी की खरीद पर जो है लोगों को देते थे, लेकिन अब दे रहे 3.33 लाख करोड़ रुपए हम एमएसपी पर जो किसानों से सामान खरीद रहे हैं उससे पेमेंट कर रहे हैं। तो बेटा अगर यहाँ पे आपको दो चीजें आप पता होगी, आपको चीजें करनी क्या है, आपको इन सब चीजों का हालांकि डाटा याद रहे न रहे कोई बात नहीं है, आपको नाम याद रखना चाहिए, ट्रेंड याद होना चाहिए, क्योंकि आप ट्रेंड को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अंडर प्राइड सपोर्टिंग स्कीम, ठीक है, PASS, ठीक है, नाफेड, ठीक है, द्वारा विकसित ई समृद्धि और एमएसपी द्वारा संचालित ई संयुक्त पोर्टल किसानों के पंजीकरण से लेकर के उसके अंतिम भुगतान तक की प्रक्रिया को सुचारू बनाता है। इसके अंतर्गत किसान अपने आधार, भूमि का दस्तावेज, बैंक विवरण और फसल सूचना के जरिए अपना ऑनलाइन पंजीयन कराते हैं। पंजीयन के बाद किसान अपने फसल स्टॉक को किसी संबंधित स्कीम के तहत क्रय केंद्र पर जो है चयन कर सकते हैं। वहां पर निर्धारित समय स्लॉट मिलता है और फसल की आपूर्ति के बाद उसे सीधे एमएसपी भुगतान उनके खाते में चला जाता है। ना कोई देरी, ना कोई शिकायत, ना कोई बिचौलिया। इससे क्या है, इससे आसानी से किसान जो है अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब कपास की खेत की अगर बात करें तो भारतीय कपास निगम द्वारा विकसित कपास किसान ऐप एमएसपी के बारे में सीधे किसानों को प्रदान किया जाता है। इस ऐप के जरिए किसानों को स्व पंजीयन, टाइम स्लॉट बुकिंग, गुणवत्ता निर्धारण, भुगतान प्रक्रिया और बहुभाषी विकल्प को चुनने की सुविधा मिलती है। इस वजह से प्रतीक्षा अवधि और कागजी काम घट जाता है तथा सभी कार्य तीव्र और पारदर्शी तरीके से संचालित हो जाते हैं। ठीक है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि हम लगातार जो है किसानों की आय बढ़ा रहे हैं और एमएसपी अपने सकारात्मक जो है परिणाम को लेकर के आगे बढ़ रहा है। जो 2018-19 से जो कृषि उत्पादन लागत का कम से कम 50% अधिक मार्जिन देने की बात थी, वो जो सरकार का कार्य है इस दिशा में कारगर प्रगति हुई है। समय के अंतराल में एमएसपी के तहत कृषि जिन्सों में बढ़ी हुई वसूलों की मात्रा, एमएसपी में बढ़ाई गई दरें, किसानों की बढ़ी हुई भुगतान मात्रा तथा किसानों के बढ़े हुए एमएसपी कवरेज से जिसे और बल मिलता है। दलहनों, तिलहनों और पौष्टिक अनाज श्री अन्न पर किए जा रहे जो जोर है तथा लक्षित खरीदी और डिजिटल सुधारों से भारत में कृषि का विस्तारीकरण हुआ है। ठीक है, आपको ये चीजें याद रखनी होंगी। अब आते हैं कि भारत ब्रिटेन संबंधों की नई ऊंचाई पर। तो देखिए यहाँ पे
हल्की मिसाइल सिस्टम भारत को ब्रिटेन देगा, ठीक है। स्टारमर के साथ में 125 ब्रिटिश कंपनियों की प्रतिनिधियां ही है। अब तक किसी देश में किसी प्रधानमंत्री के साथ जाने वाले सबसे बड़ी जो है प्रतिनिधि हैं जो कंपनियों के हैं, ठीक है। आर्थिक राजधानी मुंबई को जो है चुना है उन्होंने यात्रा के लिए, ठीक है। ब्रिटेन सरकार आर्थिक संबंधों को लेकर मौजूदा तवज्जो दे रही है। आप देखेंगे कि हम लगातार एफटीए के दौर में बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब कम से कम 3 अलग अलग प्रोग्रामों में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आए हैं स्टारमर, उन्होंने इस संदर्भ में अपने व्यापार और वाणिज्य को लेकर के काफी बेहतर बात की है। हाँ, जब ये एक बार चले जाएंगे तो इनके इस दौरे से ब्रिटेन को क्या मिला, भारत को क्या मिला, इस पर हम लोग एनालिसिस करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं से पेपर टू इनकम जो है आईआर इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी काफी जरूरी हो गए हैं। अब ये आए हैं जनाब भारत, ठीक है। तो नाम है किसका क्या, आमिर खान मुत्तकी। ये 1 हफ्ते के भारत के दौरे पर। अब ये दौरा एक ऐसे समय पर हो रहा है जब बगराम एयरबेस जो अफगानिस्तान में, जिसको सबसे लास्ट में जो है अमेरिका ने छोड़ा था, उस पर अमेरिका फिर मांग रहा है कि मुझे बगराम एयरबेस चाहिए। और इन्होंने भारत से ये स्पष्ट संदेश दिया है कि हम किसी को किसी तरह की एयरबेस नहीं देने वाले। दूसरा, पाकिस्तान लगातार अमेरिका की तरफ, अभी देखिए जो है जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वो देने की बात कर रहे हैं। एक वहां पर अमेरिका के लिए एक पोर्ट डेवलप करने के लिए जगह देने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे दौर में इनकी जो भारत यात्रा है उसको लेकर के काफी बेहतर जो है बातें हो रही हैं। और खास करके आप देखें तो पहले पाकिस्तानी सेना तालिबानी लड़ाकों का इस्तेमाल करती थी भारत के खिलाफ। अब ऐसा है कि समय समय पर यह हो रहा है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जो कहते हैं डूरंड लाइन है, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जब पाकिस्तान नहीं होता तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा थी। अब अफगानिस्तान कहता है कि आप लोग बड़े सीधे हो गए, आप पता नहीं क्या सोच रहे थे, नहीं तो डूरंड लाइन तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की थी, ये बीच में पाकिस्तान कहां से पैदा हो गया, आपने पैदा कर दिया, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो इस संदर्भ में अब अफगानिस्तान के क्षेत्र में चाइना भी सक्रिय होना चाहता है, वहां पे अमेरिका भी अपना जो है फिर से एक्टिविज्म बढ़ाना चाहता है। ऐसे में इनके जो भारत दौरे हैं उससे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। अब देखते हैं कि अभी इनकी यात्रा 7 दिनों की है, तो 7 दिनों में क्या क्या होता है। इनकी भी यात्रा पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और देखेंगे कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। अब आते हैं रक्षा संबंधों में विस्तार देने को भारत और ऑस्ट्रेलिया ने किए 3 समझौते। तो रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं वो अभी गए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने कैनबरा में ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री से द्विपक्षीय बातें की हैं। तो इस संदर्भ में भी देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें डेवलप हो रही हैं। और जब ये दौरा खत्म हो जाएगा, राजनाथ सिंह वापस स्वदेश आ जाएंगे, तो भी इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर में क्या क्या मिला, क्या क्या हमें चाहिए। और अब अगला है कि अब हम लोग जो न्यायिक सुधार की बात कर रहे थे, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया और कहा गया कि जो अधीनस्थ न्यायिक सेवा है, जो सिविल जज, जूनियर डिवीजन, जो मुंसिफ मजिस्ट्रेट इत्यादि की बात है, वहां पे कहा कि न्यायिक अधिकारियों के लिए सीधी भर्ती किया जाए, यहाँ पे जिला जज बनने का रास्ता खोल दिया जाए। ठीक है, क्या करने के लिए कहा गया कि वास्तव में करिए ये कि ये जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, जब ये 7 वर्ष या इससे अधिक इनके अनुभव हो जाए तो आप सीधे इन्हें जिला जज बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई न्यूनतम आयु की बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि आवेदन की तिथि पर आवेदक की आयु कम से कम 35 वर्ष तो होनी ही चाहिए, लेकिन इस अधिक कितनी हो ये चीजें नहीं है, क्योंकि जज बनने की अधिकतम कोई रिटायर्ड होने की बात है,
लेकिन जज बनने के लिए क्या एज है इसकी बात नहीं। हाँ, न्यूनतम अभी कह दिया कि जब जिला जज बनना है तो 35 वर्ष होनी चाहिए और 7 वर्ष तक आपका क्या होना चाहिए, सर्विंग, मिनिमम 7 ईयर्स आपकी सर्विंग सर्विस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो एक आप देखेंगे कि जो जस्टिस B.R. गवई हैं के साथ में जो जस्टिस M.M. सुद्रेश है, जस्टिस अरविंद कुमार है, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा है, जस्टिस के विनोद है, जस्टिस जो चंद्रन है, इनकी जो संवैधानिक पीठ थी उन्होंने कहा कि 7 साल के अनुभव, सीधे आप बन जाओ जिला जज। ठीक है, तो अगर देखें तो जब आवेदक आवेदन कर रहा है तो उसका आयु कितना, 35 वर्ष। कहा कि कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 233(2) के तहत पहले से न्यायिक सेवा में कार्यरत व्यक्तियों के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं है। यानी अगर कोई पहले से न्यायिक सेवा में है तो वो बिना विशेष योग्यता के भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं, एक आर्टिकल आया है। ये आर्टिकल बेसिकली तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बुरम में जो बाहरी इलाके में छोटा सा दवा कारखाना है, वहां पे जो ड्रग्स बनाए गए खास करके खांसी के, उन्होंने जो अपने दवा में ऐसे केमिकल मिला जिससे तमाम बच्चों की मृत्यु हुई, उसी को लेकर ये आर्टिकल है। हाँ, गुणवत्ताओं को लेकर के जो समस्या है लाइसेंसिंग की, ये जो है काफी डीप चले गए हैं इस आर्टिकल में, क्योंकि ये जो है थोड़े से इस मामले के बेहतर जानकार हैं जो आदित्य सिन्हा है, तो कहीं ना कहीं से इतना डीप जाकर के बात नहीं करनी है, लेकिन हाँ आप लोग इस आर्टिकल को एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सक्षम। सक्षम क्या है, तो मॉड्यूलर कमांड और नियंत्रण सिस्टम, मॉड्यूलर कमांड और नियंत्रण सिस्टम सक्षम, ये क्या है, जो एयर स्पेस है उसकी निगरानी करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, यह आधुनिक सिस्टम रियल टाइम में दुश्मन के ड्रोन, अनमैन्ड एरियल सिस्टम की पहचान, ट्रैक करने और उसको निष्प्रभावी करने का काम करेगा। ठीक है, यह जमीन से 3000 मीटर लगभग 10,000 फीट ऊपर तक हवाई क्षेत्र को निगरानी कर सकता है। ठीक है, अब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इसकी जरूरत पड़ी थी। क्यों, क्योंकि जब पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट जो थे जो भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे में इन पे लगातार नजर रखने के लिए कहा गया कोई ऐसा सिस्टम हो कि हमें ये राफेल या दुनिया भर के जो जिनको उड़ाना काफी महंगा, आप सोचिए कि हजारों कई 100 करोड़ के बना रहा है रॉकेट, कौन, रशिया। अब रॉकेट बना के मार रहा है कहां पे, यूक्रेन पर। यूक्रेन कुछ लाख का ड्रोन खरीद के रॉकेट को मार दे रहा है, जाके उसे वो कर दे रहा है, क्रैश कर दे रहा है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि हमारे पास भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर बदल चुका है। ठीक है, ये चीजें हैं। ये कौशल विकास से आत्मनिर्भरता, भारत का कदम, जो हमने एक बात की थी जो पीएम सेतु योजना के बारे में इसी करंट की ही क्लास में की थी, तो बेसिकली उसी जो हमने बात किया था उसी तरह का ये आर्टिकल है। ठीक है, जो 4 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने कौशल संवर्धन तकनीक उन्नयन योजना पीएम सेतु का प्रारंभ किया, उसकी बातें यहाँ पे की हैं। आप वहां पे जाके एक बार उसको देख लीजिएगा, इसमें कोई भी चीज नई नहीं है, जो हमने चर्चा किया है वही है। ठीक है, अब यहाँ पे वो है कि 2 साल लड़ाई के बाद में लगभग 67,000 मौतों के बाद इजराइल और हमास के बीच में शांति समझौता हुआ है। जो ट्रंप का 20 सूत्रीय प्लान है, और हालांकि इनके जो है दिल के अरमा आंसू में बह गए, इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। पहला है युद्ध को रोकना, ठीक है, दूसरा है इजराइल का पीछे हटना, तीसरा है हमास 72 घंटे के अंदर इजरायलियों को छोड़े, जो कैदी हैं उनकी रिहाई हो, जितना 100 है जो इजराइल के 100 है फिलिस्तीन के पास में, उसका जो है आदान प्रदान हो, गाजा को आतंक मुक्त बनाया जाए,
हमास सरकार में शामिल नहीं होगा, एक अलग से सरकार बनेगी, अंतरिम प्रशासन समिति बनेगी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी भूमिका निभाएंगे। एक शांति बोर्ड बनेगा, पुनर्निर्माण योजना बनेगी, मानव सहायता दी जाएगी, विदेशी व्यापार क्षेत्र बनाया जाएगा जिससे होकर विदेशी व्यापार हो सके, रहने की आजादी मिलेगी, रहना है रहो, जाना है जाओ। सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल गजा में तैनात किया जाएगा, पुलिस को ट्रेनिंग दी जाएगी, सीमा सुरक्षा मजबूत होगी, लड़ाई बंद होगी, मानवाधिकार सुनिश्चित होगा, शांति के बीच बातचीत का दौर चलेगा जिससे भविष्य के लिए योजनाएं बनेंगी। तो ये जो ट्रंप का 20 सूत्रीय प्रोग्राम था इसको मान लिया गया है और देखिए जो है युद्ध खत्म हो जाता है या नहीं इस पे। अब ये है लास्को, इनको क्या मिला है, जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, कौन है लास्को, कहाँ के हैं, हंगरी के। लास्को क्रास्ना होरकाई, ठीक है, इनका नाम है। ये चीन और जापान की अपनी यात्राओं से प्रेरित होकर किताबें लिखी और वहीं से इनका एक सम्मोहन क्या कहते हैं नॉवेल लेखन का एक पूरा सिलसिला चला है। अब देखिए इन्हें कई बुकर पुरस्कार सहित जो है मिले हैं और तमाम पुरस्कार मिल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं से अब ये एक बेहतर लेखक है जिनको ये मिलना चाहिए। आते हैं सरोगेसी कानून के लिए नहीं होगी जो है आयु सीमा। तो बेसिकली अब सरोगेसी क्या होता है कि अगर महिला और पुरुष यानी पति और पत्नी जो है में से ऐसा कोई है जो कि वो नेचुरल तरीके से कंसीव करने और उसे बियर करने, बच्चे को बियर करने के लिए तैयार नहीं है, यानी फिजिकल रूप से रेडी नहीं है, कोई न कोई प्रॉब्लम है, इससे क्या होगा, ऐसी स्थिति में कोई रिलेटिव जो है एक महिला से लिया जाएगा, स्पर्म लिया जाएगा पुरुष से, दोनों को टेस्ट ट्यूब में फ्यूज कराया जाएगा और जो है उस बेबी उस महिला के वूम में डाल दिया जाएगा। अब इससे क्या होगा, उस वूम में एक बच्चा बनेगा और वो 9 महीने के बाद में उसका जन्म सामान्य तरीके से हो जाएगा। इसे कहते हैं 3 पेरेंट बेबी, माता, पिता और सरोगेसी माता जिन्होंने अपने जो है पेट में उसे रखा है। ठीक है, अब ये है मारिया कोरिना मचाडो जो वेनेजुएला की एक राजनेता है, मानवाधिकार जो की वकील है। इनको जो है अपने देश में लोकतंत्र, चुनाव और पारदर्शिता के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया उसके लिए इन्हें क्या दिया गया है, उसके लिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब देखिएगा 1 मिनट हम लोग थोड़ा सा लैपटॉप चार्ज में लगा लें। तो पर्यावरणीय चिंताओं के आलोक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरावली जंगल सफारी पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, क्योंकि अरावली जो है वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे ढेर सारे पेड़ हैं और ये क्या करते हैं, दिल्ली एनसीआर में ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, अब अरावली परियोजना वर्ष 2022 में घोषित किया गई परियोजना है। इसका उद्देश्य गुरुग्राम और नूह के पास में विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करना है। ठीक है, शारजाह सफारी जो यूएई और गिर अभ्यारण्य गुजरात से प्रेरित होकर बड़ी बिल्ली प्रजाति पक्षी पार्क ये बनाने के लिए प्रावधान किया गया था। अगर बात अरावली की करें
तो ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और यह गुजरात से दिल्ली यानी राजस्थान हरियाणा होते हुए लगभग 800 किलोमीटर में फैला हुआ क्या है बेटा? तो ये अवशिष्ट पर्वत क्या है? अपशिष्ट पर्वत है। तो कहा गया कि ये अपशिष्ट पर्वत हम ये जो है अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट आबू है। इस पर ही एक सफारी बनाने की योजना थी। इस पर्वत श्रृंखला में बनास, साहिबी, यमुना की सहायक नदियां, लूनी जो कच्छ के रण में प्रवेश करती है और वहीं समाप्त हो जाती है, इन नदियों का उद्गम है। अरावली पर्वत श्रृंखला दो भागों में विभाजित है। सांभर सिरोह श्रृंखला जिसमें गुरु शिखर शामिल है और सांभर खेतड़ी श्रृंखला खनिज और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और यह श्रृंखला पश्चिमी रेगिस्तान के विरुद्ध अवरोध की भूमिका निभाती है। इसमें घने जंगल है। इस श्रृंखला का अधिकांश भाग मिट्टी और विरल आबादी वाला होने के साथ साथ कार्टजाइट एवं रेत से ढका हुआ है। ये वाला क्षेत्र जो आप देखेंगे विंध्य में, ठीक है। ये है आपका कौन सा, जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ पर ये बनाने की बात चल रही क्योंकि दिल्ली के पास में है, ठीक है। हम लोग कहाँ पे, अरावली से जो यहाँ पे अरावली में एक शिखर है रायसीमा शिखर, इसी पर बना हुआ है भारत का राष्ट्रपति भवन, ठीक है। ये चीजें हैं। अब प्रोजेक्ट वाटरवर्थ, तो मेटा प्लेटफॉर्म ने अपनी मल्टी बिलियन डॉलर की अंडरसी केबल प्रोजेक्ट वाटरवर्थ के भारत के लिए लैंडिंग साइट के रूप में मुंबई और विशाखापत्तनम का चयन किया है। ये क्या करती, जो पूरे समुद्र में, देखिए ये यहाँ से पूरे समुद्र में अपना जो है केबल बिछाएगी। क्या करेगी? अपना केबल बिछाएगी, जिससे क्या होगा, वो दुनिया में इंटरनेट प्रोवाइड कराए, ठीक है। यह मेटा प्लेटफॉर्म की एक सब सी केबल पहल है जिसका उद्देश्य वैश्विक डेटा कनेक्टिविटी में सुधार लाना है। जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले आपस में जुड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी, वो इसीलिए हो रही थी कि अभी जो है अरेबियन सागर में एक प्रॉब्लम चल रही है जिसको मरम्मत किया जा रहा है, ठीक है। यह अमेरिका, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका को जोड़ेगा। यह विश्व की सबसे लंबी केबल जो है लंबी सब सी केबल होगी, जिसकी लंबाई 50,000 किलोमीटर तक होगी। यह डब्लू आकार का मार्ग है जो लाल सागर कॉरिडोर को पास करेगी। भूमध्य राजनीतिक संघर्ष के केबल क्षेत्र के जो है क्षति को कम करेगी। देखिए यहाँ पे जो बार बार वो होता है, जैसे यहीं पे अभी केबल कटी है, तो हम क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, हम बाईपास ले लेंगे अमेरिका से, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे कोई आसान क्षेत्र नहीं है। तो भविष्य में अगर हम इससे इंटरनेट प्राप्त करेंगे तो उसमें कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जिसमें अगर देखिए तो एक पेटाबिट जो पीबी आप कहते हैं ना, केबी, एमबी और ये पीबी की डिजाइन की क्षमता के साथ वर्ष 2030 तक इसको लागू करने की जो है समय सीमा है, संभावना है। इसमें जो भारत की चुनी गई लैंड साइट है वो वैश्विक एआई संरचना में देश की भूमिका को अभिवर्धित करते हैं, डेटा स्थानीकरण में सहायक हैं और भारत को डिजिटल को इकोसिस्टम को सुदृढ़ करेंगे, ठीक है। अब इंडिया मोबाइल कांग्रेस, अब देखिए यही था जिसका एक मैंने क्लिप डाला था अपने यूट्यूब शॉर्ट पे। तो डिजिटल मोबाइल के क्षेत्र में डिजिटल और साथ ही डिजिटल नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख वार्षिक आयोजन है, ठीक है। आयोजक कौन है? दूरसंचार विभाग एवं सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। थीम क्या है? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, ठीक है, जिसके तहत भारत
में डिजिटल परिवर्तन और सामाजिक प्रगति के क्रम को नवाचार और अपनाने में प्रतिबद्ध बनाना है। ठीक है, अब देखिए भारत में 6G अलायंस द्वारा अब जो है नॉसमॉस जो है जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ में संयुक्त प्रौद्योगिकी विकास को आगे बढ़ाने के क्रम में समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके साथ ही स्पेक्ट्रम, नेक्स्ट जनरेशन टेलीकॉम पावर, AI आधारित नेटवर्क विकास और 6G आर्किटेक्चर की सुरक्षा संबंधित 4 वाइट पेपर जारी किए। भारत की 6G, 5G तो खैर आप सभी लोग यूज ही कर रहे हैं। 6G महत्वाकांक्षी क्रम में 2035 तक GDP में लगभग 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान मिलने का अनुमान है। भारत का लक्ष्य वैश्विक 6G पेटेंट में 10% हिस्सेदारी हासिल करना है। देश का सैटेलाइट संचार बाजार वर्ष 2033 तक 3 गुना करने का अनुमान है। अब आते हैं पारंपरिक कृषि विकास योजना PKVY। विगत 10 वर्षों में पारंपरिक कृषि विकास योजना भारत के सतत विकास पहलों की आधारशिला बन गई। अब देखेंगे हम मृदा क्षरण, जल प्रदूषण, रासायनिक अवशेषों के कारण भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने और किसानों की आमदनी बढ़ाने में धारणीय विकास करने के संदर्भ में 2015 में इसे शुरू किया गया। ये क्या है? जैविक कृषि को बढ़ावा देना, जिससे मिट्टी के जो है स्वास्थ्य का सुधार हो। ठीक है, सहभागी गारंटी प्रणाली को बढ़ावा देना। ठीक है, PGS इंडिया थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन प्रणाली से बाहर काम करना। अब इसके लिए 60% केंद्र और 40% राज्य के अनुदान के माध्यम से ये योजना चलाई जा रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में 90% केंद्र, 10% राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% राज्य जो है केंद्र द्वारा पैसा दिया जा रहा है। पात्र कौन है? सभी किसान और संस्थाएं आवेदन करने के पात्र हैं। हालांकि पात्रता के लिए अधिकतम जोत 2 हेक्टेयर होनी चाहिए, यानी आप सभी लोग कर सकते हैं। क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण, एंड टू एंड सपोर्ट, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, मार्केट लिंक, इसके माध्यम से हम इस योजना को बेहतर तरीके से लागू करने की बात कर रहे हैं। हम देखिए ऑन फॉर्म ऑफ फॉर्म इनपुट लगभग 15,000 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, मार्केटिंग पैकेजिंग पर 4,500। ठीक है, सर्टिफिकेशन पर 3,000 और अन्य पर जो है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पर 9,000। हालांकि ये चीजें हमने आपको जब एग्रीकल्चर वाला जिस दिन मैंने बताया था उस दिन मैंने आपको इन चीजों के बारे में बेहतर से वो किया था, लेकिन हाँ यहाँ पे एक इसीलिए हम इसको बहुत शॉर्ट में करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि जब हमने एग्रीकल्चर वाली बात की थी तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें बताई थी। ठीक है, और PKVY के तहत जैविक कृषि अपनाने वाले किसानों को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपए की सहायता प्रदान किया जाना शामिल है। इसमें ऑन फॉर्म ऑफ फॉर्म जैसे इनपुट समर्पित है। भारत में जैविक प्रमाणन के लिए कहा जाए, एक तो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है, जो कि कोई कंपनी है जो कि सरकार की मान्यता के अनुसार पे आप क्या कर सकती है, सर्टिफिकेट बना सकती है। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन और PGS इंडिया सर्टिफिकेशन कम्युनिटी बेस्ड फार्मर लेड सिस्टम है। ठीक है, पेयर वेरिफिकेशन एंड कोलैबोरेटिव डिक्लेरेशन। ठीक है, डिजाइन फॉर डोमेस्टिक मार्केट नीड। ठीक है, और ये क्या है, बिल्ड कैपेसिटी फॉर इंटरनेशनल मार्केट, तो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है वो। ठीक है, अब प्रश्न क्या आया था, स्थायी कृषि परमाकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस प्रकार भिन्न है? तो आप क्या कहेंगे, एक धान्य कृषि को हतोत्साहित करता है, क्योंकि एक खेत में एक ही फसल लगातार आएगी तो वो फसल क्या हो जाएगा, खत्म। जो खेत के जो उत्पादकता है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, और पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, परंतु इस तरह परिघटना में अस्थायी कृषि में नहीं देखी जाती है। पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्धशुष्क क्षेत्र में
आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्र में अस्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं। बिल्कुल संभव है। और मल्च बनाने तथा मल्चिंग अस्थायी कृषि के लिए काफी महत्वपूर्ण है, परंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा नहीं है। बिल्कुल है, पारंपरिक रासायनिक कृषि में भी ऐसी परंपरा है। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? देखिए, आपको मैंने वहां पर भी क्वेश्चन आपको दिया था, लेकिन यहां पर भी ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो नगदी और खाद्यान्न फसल के साथ साथ करते बिल्कुल नहीं, मिश्रित खेती नहीं। 2 या 2 से अधिक शस्य खेतों को नहीं। पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, बिल्कुल यही मिश्रित खेती है। यानी जो पशु अवशिष्ट है उसको शस्य उत्पादन में उपयोग करना, और जो शस्य उत्पाद है उससे बेच करके हम लोग क्या करें, पैसा कमाएं। तो ऑप्शन नंबर सी 2012 का क्वेश्चन है। आइए, आरटीआई अधिनियम के 20 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो प्रश्न तो आ ही रहे। तो कब आया? 2005 में आया। राइट टू इंफॉर्मेशन, लोक प्राधिकारियों द्वारा धारित जानकारी को अबाध रूप से सभी तक पहुंचाने के उद्देश्य से इसे लाया गया। यह शासकीय कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, उत्तरदायित्व का सुदृढ़ीकरण करने के लिए और लोक संस्थानों में सुशासन के सिद्धांत को सुधार लाने के लिए अभिकल्पित किया गया है। पुणे के साहित्य रजा बर्जी के द्वारा आरटीआई के इस कानून को पहली बार याचिका दायर किया गया। ठीक है, अब मुख्य घटक क्या है? अधिनियमित केंद्र और राज्य के स्थानीय निकायों सहित सरकार के सभी स्तरों पर प्रवर्तनीय है। इसकी धारा 8(4) के अंतर्गत लोकहित का शासकीय गुप्त बात से अधिक महत्वपूर्ण होने पर इसका प्रकटीकरण किए जाने की अनुमान है। और धारा 22 के अंतर्गत आरटीआई अधिनियम 2005 के अन्य कानूनों के साथ किसी भी विसंगति की दशा में वरीयता दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, छूट क्या है? आरटीआई एक्ट 2005 में निहित किसी प्रावधान के बावजूद नागरिक कोई भी ऐसी सूचना प्राप्त करने का हकदार नहीं है जो भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, राजनीतिक, वैज्ञानिक और आर्थिक हितों को क्षति पहुंचा सकती हो या अन्य देशों के साथ संबंध को प्रभावित कर सकती हो या किसी अपराध का उद्दीपन हो सकता हो। अब आरटीआई का 2019 में संशोधन हुआ, काफी इसका विवाद हुआ था। और क्या हुआ कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक पद ग्रहण करते थे, और वेतन सेवा की मुख्य शर्तें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त के समान होती थी। इसको बदल दिया गया कि केंद्र सरकार को उनके कार्यकाल, वेतन भत्ते और सेवा शर्तें निर्धारित करने की शक्ति मिल गई। तो यहीं पे वो कहा गया ना कि आरटीआई की जो स्वायत्तता है उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे आदर्श सोसाइटी, 2G स्पेक्ट्रम और राष्ट्रमंडल जैसे हाई फाई घोटालों को उजागर करने में आरटीआई ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ठीक है, अब नोडल ऑफिसर क्या करता है? आप वो कर डालते हैं, जैसे ही सिटीजन क्या करता है, रिक्वेस्ट डालता है, नोडल ऑफिसर के पास जाता है, वो रिक्वेस्ट पीआईओज को, ठीक है, पीए को, और उनसे डॉक्यूमेंट लेता है और बाद में उसको वापस कर देता है सिटीजन को। जो भी जानकारियां मिलती हैं नोडल ऑफिसर उसे दे देता है। ठीक है, चुनौतियां क्या है? एक तो बहुत सारे आरटीआई क्या है, विलंबित हैं। इसमें नई नियुक्तियां हो नहीं रही हैं। झारखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे देशों में आरटीआई निष्क्रिय है। ठीक है, विधायी परिवर्तनों के माध्यम से हम इसका देख रहे हैं क्षरण किया जा रहा है, जैसे 2019 में कहा गया, जो स्वायत्तता को कम कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा का जो राइट टू प्राइवेसी है वो भी एक बड़ी है कि अगर कोई सरकारी ऑफिसर है, अगर कोई ब्राइब उसके निजी अकाउंट में या फिर उसके परिवार के अकाउंट में डाली गई, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसकी अगर जांच करेंगे तो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत वो क्या हो जाएगा, एक निजी जानकारी हो जाएगी। ठीक है,
अब देखिए इसमें छूट भी है कि शासकीय गुप्त बात रखना चाहिए, ठीक है। रॉ, आईबी और सीईआर आईएन जैसी एजेंसियों को आरटीआई अधिनियम 2005 से छूट दे दिया गया। अब हम क्या क्या कर सकते हैं, ये चीजें हैं कि कैसे सूचना को सुदृढ़ बनाया जाए। क्या कहते हैं, इंटरनेट के माध्यम से लंबित मामलों को किस तरह से कुशलतापूर्वक समाप्त किया जाए, उसके लिए मानक गठित किए जाए। प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए, एआई, चैटबॉट सहित स्वचालित सहायक सामग्री नागरिकों को आरटीआई तैयार करने में मदद करे, जबकि ब्लॉकचेन डेटा प्रमाणीकरण की सुनिश्चित करें। आरटीआई पोर्टलों का डिजी लॉकर और रियल टाइम ट्रैकिंग एक साथ हो। कानून का कठोरता से पालन हो। आरटीआई कार्यकर्ताओं का संरक्षण हो, ठीक है। ये चीजें देखिए 2018 में जब इसको वो किया गया था तो प्रश्न था, सूचना के अधिकार अधिनियम केवल नागरिक सशक्तिकरण के बारे में नहीं अपितु यह आवश्यक रूप से जवाबदेही की संकल्पना को पुनर्परिभाषित करता है, विवेचना करें। तो ये प्रश्न बेसिकली आ चुका है, तो आपको भी उसी तरह से वो करना चाहिए, ठीक है। तो इस साल 20 वर्ष पूरे हुए हैं तो प्रश्न तो पक्का बनते हैं, ठीक है। आते हैं कौशल विकास के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना, ठीक है। तो भारत की 2/3 आबादी कृषि पर निर्भर है। कौशल विकास के माध्यम से हम इनको और बेहतर तरीके से सशक्त बना सकते हैं। क्या क्या पहले की गई हैं, तो किसान प्रशिक्षण के लिए मंच बनाए गए हैं, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है। अब कृषि विज्ञान केंद्र पे अगर देखें, जो स्किलिंग फार्मर्स एम्पावरिंग इंडिया है, उसमें 2023-24 में हमने 21.56 लाख किसानों को क्या किया है, स्किल दिया है। दूसरा है कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी, ठीक है। अब ग्रामीण युवा के कौशल विकास और मशीनीकरण को बढ़ावा देने में, तो ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन, इसमें काफी काम कर रहे हैं। स्किल ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ, देखिए क्या किया गया हमने 2023 में 23-24 में 20,940 लोगों को क्या दिया है, ट्रेनिंग दी है। मृदा संवर्धन में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, किसान उत्पादक संगठन, जैसे आप देखेंगे पंजीकृत जो है, हमने उनको क्या किया, उनको जो है सॉरी डिस्टर्ब हुआ, मैं बंद कर देता हूँ वाईफाई। तो हमने क्या किया कि कृषि उत्पाद संगठन जो है एफपीओज कहते हैं, 10,000 से अधिक एफपीओ को हमने क्या किया कि पंजीकृत कृषि व्यवसाय बाजार संपर्क और ई नैम जैसे जीएम जैसे टेक्नोलॉजी से लैस किया है। एकीकृत बागानी मिशन को भी हमने बागानी फसलों को भी बढ़ावा देने का काम किया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के जरिए हमने पशुपालन की गुणवत्ता को बेहतर करने का काम किया है, और साथ ही साथ में इस मिशन के तहत लगभग 38,736 तकनीशियनों और कृत्रिम गर्भाधान और पशुपालन में हमने प्रशिक्षण दिया है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जिसमें किसान को आय बढ़ाने और नुकसान कम करने के लिए कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने का काम हम कर रहे हैं, ठीक है। और ये है कृषि संबंधी निष्कर्ष, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के कुछ डाटा, ठीक है। अब देखिए सिविल सर्विसेज में क्या हुआ कि जलवायु अनुकूलित कृषि के लिए, अब देखिए इतना मैं शॉर्ट में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कृषि के बारे में हमने पूरी तरीके से आपसे चर्चा कर ली है। तो कृषि के लिए अब ज्यादा अगर कोई वो ऐसा कुछ नया आएगा तो हम उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही है कि जलवायु अनुकूलित कृषि के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निहित तथ्यों का विचार करें तो भारत में जलवायु स्मार्ट कृषि, गांव
दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन कृषि और खाद्य सुरक्षा के द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग बिल्कुल है। CCAFS परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह के अधीन संचालित है, बिल्कुल सही है, जिसका मुख्यालय फ्रांस है। भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान जो है वो कृषि अनुसंधान केंद्रों में से एक है, तो बिल्कुल है ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी सही है। भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जाता है? तो कहेंगे कि हम जो है MSP को निवेश नहीं मानते, साख प्रबंधन कंप्यूटरीकरण को मान सकते हैं, ठीक है, साख प्रबंधन कंप्यूटरीकरण को मान सकते हैं, सामाजिक पूंजी विकास को मान सकते हैं, निशुल्क विद्युत आपूर्ति को नहीं मान सकते, बैंकिंग प्रणाली में ऋण माफी को नहीं मान सकते और कोल्ड स्टोरेज को मान सकते हैं। यानी 2, 3 और 4, 2, 3 और 6, 2, 3 और 6, ठीक है। अब यहाँ पे मेंस के क्वेश्चन है 2016 में आए हैं और 2017 में लगातार आए, ठीक है। अब यहाँ पे भारत में निजी पूंजीगत व्यय के निर्देश, ये तो मैंने पिछली क्लासेस में आपको बता ही दिया है, कोई बात नहीं है, इसमें आ गया है तो भी कोई बात नहीं है, आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, मैंने इस पर चर्चा कर दी है पिछली क्लास में। और प्रश्नों को भी निरपेक्ष GDP और निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति आय वास्तविक GNP में वास्तविक वृद्धि की ऊंची दर को संकेत नहीं करती यदि क्या हो, निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि हो, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। 2017 का क्वेश्चन है कि GDP में हमने सुधार किए हैं, लेकिन समृद्धि में औद्योगिक समृद्धि दर पिछड़ती गई है। इसका कारण बताएं कि किस तरीके से हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, उसका कारण बताएं, और जो हाल ही में चेंजेस किए गए हैं उसके जरिए औद्योगिकरण की दर को किस तरह बढ़ाया जा सकता है। औद्योगिकरण को भी हमने एक लेक्चर के करंट में हमने कवर किया है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। चलिए आज के सेशन के लिए इतना करते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।